नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का माइंड मोड स्टडी में स्वागत है। और इसी के साथ क्लास 13 में भी आपका स्वागत करता हूं। हमारी क्लास 13 माइंड मोड स्टडी में आ रही है, जिसमें राज्य विधानसभा संबंधित कुछ विधानसभाओं के बारे में हमने कल पिछली क्लास में चर्चाएं की थी और तह दिल मतलब पूरी संपूर्ण जानकारी के साथ में बढ़िया क्लास के साथ में हमने वहाँ विधानसभा के बारे में पढ़ा था। जिसने भी नहीं ली है तो वो एक बार अटेंड कर लेना। आज हम राजस्थान के विधान सभा की प्रक्रिया व नियमों के बारे में भी कुछ चर्चा व विश्लेषण कर रहे हैं, जो इस क्लास के साथ में आगे तक जुड़ते रहिए। और जो भी विद्यार्थी इस माइंड मोड स्टडी में नए जुड़े हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद, और जो पुराने विद्यार्थी रेगुलर अपनी इस स्टेज के साथ में जुड़े रहते हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। और इसी के साथ में आगे भी इसी तरीके से जुड़ते रहिए। और अपना ये बेरोजगार युवाओं या बेरोजगार मेरे भाइयों के लिए बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से आपको हर टॉपिक का सॉल्यूशन मिलेगा। और अभी तो शुरुआत में है और शुरुआत में भी कड़ी मेहनत के साथ में हर टॉपिक का पूर्ण रूप से जानकारी कैसे हो, आने वाले भविष्य में जो भी एग्जाम अपन अटेंड करेंगे उसकी पूर्ण रूप से मद्देनजर या उनके ऊपर पूरा फोकस करते हुए ये क्लासें आपके सामने उपस्थित हो रही हैं। तो चलते हैं अपन की आगे की क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की विधानसभा की प्रक्रिया एवं नियमों के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि राजस्थान की जो विधानसभा है उसकी क्या प्रक्रिया है और क्या नियम है। इससे पहले मैं मेरे विद्यार्थियों से यही आग्रह करता हूं कि आपके पास में एक रफ कॉपी और पेन होना या फेयर कॉपी भी होना जरूरी, क्योंकि ये बातें हम समझेंगे, ये बातें समझने लायक हैं। यहाँ कुछ ज्यादा कुछ मतलब रटने की या कुछ अच्छी इम्पोर्टेंट जो आंकड़े नहीं हैं तो हम एकदम याद कर सकते हैं। इनको हम समझेंगे तो उनके अनुसार ही हमारे वो आंकड़े अपने दिमाग में बैठेंगे। ये चीज या ये विधानसभा की प्रक्रिया हो चाहे कुछ भी हो, राजनीति संबंधी टॉपिक जितना अपन ध्यान देकर समझने का प्रयास करेंगे उससे बेहतर तो मेरे हिसाब से कुछ है नहीं। तो चलते हैं कि जो राजस्थान की विधानसभा है उस राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया व नियम भी होते होंगे, वो नियम क्या हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। और इन संबंधित हमारे क्वेश्चन भी प्रश्नों में आते हैं जो मेन इम्पोर्टेंट हैं, जो ही मैं पॉइंट लेके आया हूँ। फालतू की ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। राजस्थान विधानसभा द्वारा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन की गठन या नियम 1956 में बनाया गया था। कब बनाया गया? 1956 में। 1956 में क्या बनाया गया था? राजस्थान की जो प्रक्रिया एवं कार्य संचालन करने की जो नियम है वो गठन किया। कब बनाया गया? 1956 में बनाया। इस नियमावली में कुल कितने अध्याय हैं? इस नियमावली या इस राजस्थान की प्रक्रिया व नियमों में 25 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 25 अध्याय हैं कुल, ठीक है। तो ये हमने थोड़ी सी चर्चा विधानसभा के बारे में पढ़ ली, कितने अध्याय हैं और उसमें गठन कब हुआ या कब नियम बनाए गए, ठीक है। तो उसमें हम पहला ही देख लेते हैं, जो विधानसभा का अध्यक्ष व तथा उपाध्यक्ष होते हैं उसका निर्वाचन कैसे होता है। विद्यार्थियों, जो भी भाई विधानसभा के में बैठते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है वो भी देख लेते हैं। तो अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि राज्यपाल द्वारा निश्चित की जाती है। जो भी भाई अध्यक्ष बनेगा उस अध्यक्ष की जो तिथि होती हैं वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त की जाएगी, सॉरी निश्चित की जाए, फिक्स की जाए कि इसी डेट को ही अध्यक्ष की निर्वाचन होगी। और ये कौन फिक्स करेगा? ये राज्य का राज्यपाल करेगा। और इसकी सूचना प्रत्येक सदस्य को सचिव द्वारा दी जाएगी। जो भी विधानसभा का सचिव होगा, इसकी जो कि भाई कल अध्यक्ष की निर्वाचन तिथि फिक्स है या उस समय है, ये सूचना पूर्ण रूप से सदस्यों तक पहुंचाने का किसका काम है? जो विधानसभा का सचिव होता है उस सचिव का काम है उन सभी तक पहुंचाने का, ठीक है। और तिथि या निश्चित कौन करेगा? राज्यपाल। किसके लिए करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष चुनने के लिए करेगा, ठीक है। ये तो हो गई विधानसभा अध्यक्ष। और आगे देख लेते इससे संबंधित उपाध्यक्ष का निर्वाचन किसका? उपाध्यक्ष का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? उपाध्यक्ष को निर्वाचित की तिथि अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जाएगी। उपाध्यक्ष है
उपाध्यक्ष की जो भी तिथि फिक्स कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। और अध्यक्ष की कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और निश्चित उपाध्यक्ष की कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। और इसकी सूचना सचिव द्वारा, और इसकी सूचना कौन भेजेगा? सचिव द्वारा ही भेजेगा। जो भी विधानसभा का सचिव होगा वो सूचना भेजेगा कि इस समय उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष ने उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए ये तिथि फिक्स की है और सभी सदस्यों तक सूचना पहुंचाने का काम किसका रहेगा? सचिव का रहेगा। ठीक है, आगे सभापति तालिका। सभापति तालिका क्या है कि विधानसभा अध्यक्ष समय समय पर सदस्यों में से अधिकतम 4 सभापतियों की एक तालिका मनोनीत करेगा। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इसमें कोई एक सदन में पीठासीन हो सकता है कि भाई विधानसभा में जो भी सदस्य हैं उन सदस्यों में से 4 सदस्यों को सभापति की एक तालिका के रूप में मनोनीत करेगा। वो कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। और वो अध्यक्ष करेगा तो इनकी सभापतियों का क्या काम रहेगा? जब भी विधानसभा में अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि उस समय अध्यक्ष भी अनुपस्थित है और उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित, उनका कार्यभार मतलब पीठासीन है, उनका कार्यभार कौन संभालेगा? उन चारों में से एक सभापति वहां उनका कार्यकाल जो भी संभालेगा। मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में तो आ गई होगी कि भाई विद्यार्थियों जो भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो उनका निर्वाचन हुआ है अगर वो दोनों ही विधानसभा में उपस्थित हैं, अगर ऐसा समय पैदा हो जाएगा विधानसभा में, तो उस समय वो अध्यक्ष द्वारा 4 सभापतियों को एक तालिका मनोनीत करेगा। वो किया हुआ होगा। उनकी बिना उपस्थिति में वहां की पीठासीन मतलब सदन का पीठासीन कौन संभालेगा? सभापतियों में से कोई एक सभापति वहां का पीठासीन या वहां का जो भी कार्यभार होगा वो देख रेख करेगा। ठीक है, हमने अध्यक्ष देख लिया, उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन देख लिया और सभापति तालिकाओं के बारे में भी पढ़ लिया है। ठीक है, अगला सदन की बैठक एवं प्रश्नकाल क्या होता है? जो भी सदन है उसमें बैठक किस प्रकार से होगी और उसमें प्रश्नकाल क्या वो भी हम देख लेते हैं। सामान्य बैठक सदन की बैठक सुबह 11 बजे से 5 बजे के बीच में होती है। मतलब बैठक का समय आप ध्यान में अगर कोई पूछ ले, क्वेश्चन आ सकता है कि 11 बजे से शाम को 5 बजे तक क्या है? ये टाइम क्या है? किसी शादी में जाने का? नहीं, ये शादी में जाने का नहीं है। ये सामान्य जो बैठकें होती हैं उनको बैठक अटेंड करने का समय है। ठीक है, प्रश्नकाल कार्यवाही का प्रथम घंटा 11 से 12 बजे के बीच में कहलाएगा। जो 11 से 12 एक घंटा है ये कैसा काल या प्रश्नकाल के नाम से कहलाएगा। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी सदन की बैठक में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से उनका भी वर्णन कर लेते हैं। पहला प्रश्न इस सदन में क्या पूछा जाएगा कि ताराकित प्रश्न। ये आ गया ताराकित प्रश्न। ताराकित प्रश्न होता क्या है उनको हम समझेंगे कि ऐसा प्रश्न जो मौखिक रूप से दिया जाता है, मतलब लिखित में नहीं, अपने मुंह से बोले जाते हैं। ऐसे प्रश्न जो मौखिक रूप से मतलब लिखित में नहीं अपने मुंह से बोले जाते हैं और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इस प्रश्न काल में जो मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं उनका क्या है? जो पूरक मतलब पिछली जो भी बैठकें हुई उसमें पूछे गए प्रश्नों का भी वापस पुनः दोबारा पूछे जा सकता है। ठीक है, एक दिन में कम से कम 12 प्रश्नों पर विचार होता है और एक ही सदस्य दिन में 2 प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, ताराकित प्रश्न क्या होता है? ये एक मौखिक प्रश्न होता है और इसमें पूरक प्रश्न, पूरक बैठकों में जो भी प्रश्न पूछे उसका वापस पुनर्गठन या अवलोकन कर सकते हैं। एक दिन में 12 प्रश्नों पर चर्चा होगी। कितने प्रश्नों पर चर्चा होगी? 12 प्रश्नों पर चर्चा होगी। उसमें से अगर कोई सदस्य 2 प्रश्न से ज्यादा वो प्रश्न नहीं उठा सकता। ठीक है, तो हमने देखा था ताराकित प्रश्न। जब अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दे कि प्रत्येक बैठक का पहला घंटा अलग सूचना प्रश्नों सहित ताराकित प्रश्नों के लिए पूछे और उत्तर न देने के लिए उपलब्ध रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ ज्यादा विवरण है नहीं।
हमने मेन टॉपिक जो ताराकित प्रश्न संबंधित जो मेन टॉपिक है उन टॉपिकों को लें, क्योंकि अपन ज़्यादा कुछ इनमें अगर मटेरियल डालेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। ज़्यादा कुछ मटेरियल में कुछ है नहीं। ये ताराकित प्रश्न क्या है, ये मौके के लिए प्रश्न है उसमें, और पूरे के लिए पुराने जो भी प्रश्न है वो भी उठा सकते हैं। और इसमें 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्रश्नों पर विचार किया, 12 प्रश्नों पर विचार किया जाता है। और उसमें एक सदस्यीय 2 से ज़्यादा प्रश्न नहीं किया जाता। ठीक है, ये मैंने जितनी भी 2-4 बातें हैं वो एक ही लाइन में लिख दी है, बात अलग अलग पॉइंट नहीं बने, और आपको समझ में भी दिक्कत ना आए और मुझे पढ़ाने में भी दिक्कत नहीं आई और आपको समझने भी अच्छी तरीके से आए। 3 प्रकार के प्रश्न में से एक तो हमने प्रश्न पढ़ लिया, ताराकित प्रश्न। दूसरा प्रश्न आ रहा है अपना कि अताराकित प्रश्न क्या है। अताराकित प्रश्न इनका पूर्ण रूप से विपरीत। उन्होंने कहा था लिखित में नहीं है, ये कह रहे हैं ताराकित अताराकित प्रश्न क्या है, लिखित रूप में दिया जाना चाहिए। इन पर सदन में चर्चा नहीं होगी। ये सदन में चर्चा नहीं होगी, उनमें सदन की चर्चा की जाती है 12 प्रश्नों की। और ये सत्र अवधि के दौरान 1 सप्ताह में अधिकतम 1 प्रश्न का ही सूचना दी जाती है। इस सप्ताह जो सत्र की अवधि के दौरान 1 सप्ताह में 1 प्रश्न का ही सूचना दी जाती है। जितने भी पूछो बाकी वाले प्रश्नों का सूचना नहीं दी जाती। अताराकित प्रश्न अलिखित नहीं लिखित रूप से है। इन सदनों में चर्चा नहीं होती। जो सदन चल रहा है उसमें अताराकित प्रश्नों की कोई चर्चा नहीं होती है। इस सत्र की अवधि 1 सप्ताह में 1 ही प्रश्न का सूचना या उसका आंसर दिया जाता है। ठीक है, 3 नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न अल्प सूचना प्रश्न। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर 14 दिन की कम अवधि के भीतर मौखिक रूप से दिया जाता है। ठीक है, 2 तो मौखिक ताराकित और अल्प सूचना प्रश्न ताले। और अल्प सूचना प्रश्न क्या है कि जो भी प्रश्न है वो 14 दिन के भीतर मौखिक रूप से उसका जवाब या आना सही है। ठीक है, तो हमने सदन के कितने प्रकार के प्रश्न उठाए जाते हैं, उनकी विचार किए जाते हैं, 3 प्रकार के हैं, उनके बारे में पूर्ण रूप से चर्चा कर ली है। ठीक है, आगे अन्य महत्वपूर्ण समय व चर्चाएं। जो अन्य महत्वपूर्ण समय व चर्चाएं क्या है, शून्यकाल। शून्यकाल 12 से 1 बजे का समय होता है। और प्रश्नकाल का समय क्या होता है, 11 से 12 बजे तक। और बैठक का 11 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, शून्यकाल का क्या होता है समय, 12 से 1 बजे के समय। इसमें बिना पूर्व सूचना के प्रश्न किए जा सकते हैं। शून्यकाल एक ऐसा है जो बैठक का समय लेता है 12 से 1 घंटा। इसमें कोई भी सूचना दिए बिना ही कोई भी प्रश्न उठा सकता है। ठीक है, आधे घंटे की चर्चा। बैठक के अंतिम आधे घंटे में लोग महत्व की किसी विषय पर स्पष्टीकरण हेतु चर्चा होती है। इसके लिए 3 दिन के पूर्व सचिव को लिखित सूचना देनी होती है, जिस पर कम से कम 2 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर या सिग्नेचर होना अनिवार्य। जो सत्र बैठक के पीछे आधा घंटा बचता है, उस आधा घंटे में एक स्पष्टीकरण कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है। उनकी चर्चा के लिए 3 दिन पहला पूर्व 3 दिन पहले सचिव को सूचना देनी, लिखित में सूचना देनी होगी। और लिखित में जो सूचना दी जा रही है उसमें कम से कम उस बैठक के 2 सदस्यों के क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, आगे विधानसभा में विभिन्न प्रस्ताव। जो भी विधानसभा के विभिन्न प्रस्ताव होते हैं उनके बारे में भी, जहां तक जितने भी ज्यादा है प्रस्ताव, फिर भी इस क्लास में जितने हम देख सकते हैं पढ़ सकते हैं उनके बारे में तो पढ़ेंगे, नहीं तो अपनी आगे की क्लास में दे देंगे। विधानसभा राज्य विधानसभा मंडल है, उसकी टॉपिक के प्रश्नों की या इस विश्लेषण व्याख्या की क्लासें लंबी हो रही हैं, मतलब क्लासें ज़्यादा बन रही हैं। फिर भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक राज्य व्यवस्था का सबसे बड़ा टॉपिक है। और इसकी 2-3 क्लास एक्स्ट्रा बन जाएगी तो अपन को कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी क्लासों में हम जो मैटर लेके आ रहे हैं उसमें आपको समझने के लिए आपका बेहतर होगा और आपको बोरिंग होने से बचाएगा। इसलिए हम जो ज्यादा बन रही है कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे। ठीक है, विधानसभा की नियमों व प्रक्रिया के बारे में हमने देख लिया है। अभी कुछ विधानसभा के जो प्रस्ताव पारित होते हैं उन प्रस्ताव पारितों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है,
पहला प्रस्ताव अगर अपन देख लें, अविश्वास प्रस्ताव कब जारी होता है, किसके लिए होता है, क्यों जारी किया जाता है, कौन इसको जारी करता है, कितने समय के लिए जारी करता है, इन संबंधित अविश्वास प्रस्ताव के बारे में देखते हैं। हमेशा कौन लाया जाता है, इसको हमेशा विपक्ष के दल लाया जाता है। जो भी सत्र में जिस भी सत्र विधानसभा जिस भी दल का शासन है, सत्ता है, उस सत्ता के जो विपक्ष के लोग हैं वो क्या करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव पारित करेंगे। क्या करेंगे, अप्रस्ताव पारित कौन करेंगे, विपक्ष के लोगों द्वारा लाया जाता है। और इनकी शर्तें क्या होती हैं, अप्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नकाल के बाद कार्यसूची शुरू होने से पहले मांगनी होगी। इसके मांगने या प्रस्ताव लाने से विधानसभा में कब लाया जाए, प्रश्नकाल का समय खत्म होता है उसके बाद और कार्यसूची का समय शुरू होता है उससे पहले इसकी मांग रख सकते हैं, उससे बाद में बीच में कहीं भी नहीं रख सकते हैं। तो प्रश्नकाल के बाद में कार्यसूची के पहले मांगी जा सकते हैं। प्रस्ताव लिखित सूचना बैठक शुरू होने से पहले सचिव के पास जमा होना अनिवार्य है। जो भी सूचनाएं शुरू होती हैं वो लिखित में रूप में किनके पास में ये प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव जमा होना चाहिए, जो भी वहां का सचिव है उसके पास में जमा होना अनिवार्य है। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु सदन में 1/5 सदस्यों की अनुमति होनी जरूरी है। 1/5 मतलब 20%, कम से कम हमारे 40 विधानसभा सदस्य, उसमें 200 विधानसभा सदस्य, उनमें से 40 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य। अगर आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो उसमें 40 सदस्यों के क्या हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। ठीक है, नहीं तो ये प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। 1/5 20% मतलब सीधी सी बात है, 40 सदस्यों का साइन होना या उनकी अनुमति होनी जरूरी है, अन्यथा ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। ठीक है, यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार गिर सकती। जिस भी दल की सरकार है और अविश्वास प्रस्ताव जिस भी विधानसभा में या जिस भी राज्य में पारित हो गया तो उनकी सरकार गिरनी निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और ये मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित क्यों लाया जाता है, क्योंकि उसकी सामने वाले की दल की सरकार गिराने के लिए मुख्य उद्देश्य ये है, सरकार गिराने के लिए ये प्रस्ताव रद्द हो गया तो आगामी 6 माह तक उसको पुनः नहीं ला सकता। अगर ये किसी कारण से पारित नहीं हुआ है, अविश्वास पारित वो रद्द हो गया तो उसको हाथों हाथ में उसी समय वापस नहीं लाया, उसके लिए आगामी 6 माह तक रुकना पड़ेगा। 6 माह के बाद में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, ये राजस्थान में कब कब हुआ, राजस्थान विधानसभा में ये 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया। जितनी भी विधानसभाएं बनी है अपने पीछे पड़ी थी, उनमें 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लिया गया, प्रस्ताव लाया गया, और लेकिन एक बार भी पारित नहीं हुआ। सब रद्द के रद्द, 13 के 13 क्या हो गए, रद्द हो गए। एक भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। सर्वाधिक बार 6 बार अविश्वास प्रस्ताव मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के विरोध में लाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया जी का जो सरकार थी उनके विरोध में सबसे ज्यादा 6 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, परंतु एक भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। उनकी सरकार की विपक्ष में कुछ विशेष कुछ नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव तो देख लिया। अब एक अविश्वास प्रस्ताव होता है, उनके बारे में चर्चा कर लिया। और दूसरा हम देखते हैं विश्वास प्रस्ताव क्या होता है। जो भी विश्वास प्रस्ताव होता है, ये विश्वास प्रस्ताव उस अविश्वास का विपक्ष हो जाएगा। ये कौन लाता है, ये जो भी जिसकी भी सत्ता है, जिसका भी सरकार का शासन चल रहा है, वो क्या करेंगी, अपना बहुमत साबित करने के लिए उनके विपक्ष में या उनके विरोध में कौन सा सदन लेके आएंगे, अविश्वास प्रस्ताव जारी करेंगे। ठीक है, उनको अपना बहुमत साबित किया, हमारे पास बहुमत है, हमारी सरकार नहीं गिर सकती, उनके लिए क्या लाएंगे, बहुमत साबित करने के लिए सत्ता पक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव जारी किया जाता है या लाया जाता है। ये विधानसभा में लाया जाता है और पारित न हो तो सरकार गिर जाती। ये अगर अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, अगर ये पारित नहीं होया तो समझ लो उनकी सरकार तो गिरनी निश्चित है। और लाया और उनका प्रस्ताव पारित हो गया तो उसका बहुमत मिल गया, इसका मतलब सत्ता उसके पास में रहेगी, सत्ता या उसकी सरकार नहीं गिर सकती। राजस्थान विधानसभा अब 5 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, एक बार भी नहीं गिरी सरकार। और
5 बार विश्वास प्रस्ताव लाए गए राजस्थान विधानसभा में और 5 के 5 में पारित हुए हैं। उसमें किसी एक में भी क्या है सरकार नहीं गिरी। 3 बार भैरों सिंह शेखावत और 2 बार अशोक गहलोत द्वारा लाए गए। कौन कौन से मुख्यमंत्री 3 बार भैरों सिंह शेखावत लाए और 2 बार क्या लेके आए अशोक गहलोत जी लाए। और पहली बार कब लाए 1990 में भैरों सिंह जी शेखावत लाए और अंतिम बार में अशोक गहलोत 2020 में ये अविश्वास प्रस्ताव पारित लाए थे। विश्वास प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव की पूर्वार्थिक प्राप्ति होगी। ठीक है, हमने देख लिया विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और आगे हम देख लेते हैं स्थगन प्रस्ताव। कौन सा? स्थगन प्रस्ताव के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। गंभीर सार्वजनिक महत्व के विषयों पर सदन का ध्यान आकर्षित करने हेतु लाए। जो भी गंभीर मतलब विधानसभा में कुछ गंभीर विषय हैं, उनका महत्वपूर्ण विषय मतलब ये इम्पोर्टेंट है और विधानसभा में लाए जाते हैं, उनमें क्या है सदन का जो भी सदन के सदस्य बैठे हैं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या लाया गया है? स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव की सूचना उचित दिन की बैठक शुरू होने से पहले अध्यक्ष सचिव व उस संबंधित मंत्री को होनी चाहिए। जिस भी विषय के बारे में लाए उस संबंधित का मंत्री और सचिव और अध्यक्ष को उस बैठक शुरू होने से पहले उसकी सूचना देनी जरूरी। स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम विधानसभा की कुल सदस्य 1/10 मतलब 20 सदस्यों की होनी हस्ताक्षर होना जरूरी है। स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए 20 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी। प्रस्ताव लाने के लिए अध्यक्ष की सहमति भी होनी जरूरी है। ठीक है, एक बैठक में एक से ज्यादा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशेष विषय तक सीमित रहेगा। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ खास है नहीं। विश्वास अविश्वास प्रस्ताव था वो कुछ इम्पोर्टेंट थे, उसको आपने अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। और आगे क्या है? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। जो ध्यान आकर्षण करने वाला प्रस्ताव कौन सा? यदि विधानसभा सदस्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक हित का विषय उठाते हैं तो उसकी लिखित रूप से सूचना सचिव को देनी होगी। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यही है कि जो भी विधानसभा के मंत्रियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई कैसा मुद्दा हो सार्वजनिक यानी सभी के लिए जो मुद्दा उठाया जाता है उसका लिखित में सूचना सचिव को देनी अनिवार्य है। ठीक है, और कटौती प्रस्ताव क्या है? ठीक है, ध्यान आकर्षित प्रस्ताव देख लिया, स्थगित प्रस्ताव देख लिया, अविश्वास प्रस्ताव देख लिया, अविश्वास प्रस्ताव देख लिया। हम 5वें नंबर पर देख लेते हैं कटौती प्रस्ताव क्या है। ठीक है, सरकार या उसके किसी विभाग द्वारा धन के प्रस्ताव की मांगों की राशि को कम करने के लिए विपक्ष के द्वारा लाया जाए। सरकार या उसके विभाग द्वारा जो धन का प्रस्ताव होता है उसकी मांगों की राशि कम करने के लिए जो विपक्ष में बैठे हैं वो नेता लेके आएंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं। कटौती 3 प्रकार की होती है। नीतिगत कटौती। नीतिगत कटौती क्या होती है? जब मांग की राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाती है। सांकेतिक कटौती जब मांग की राशि घटाकर 100 रुपये की जाती है। और अर्थगत कटौती मांग की राशि का उल्लेखित राशि कम की जाए उसमें मितव्ययता कटौती भी कहते हैं। ठीक है, मितव्ययता कटौती भी कहते हैं। ठीक है, कटौती प्रस्ताव कुछ जो था वो मैंने आपको बता दिया है और इन संबंधित उनके कुछ शर्तें भी होती हैं। कटौती प्रस्ताव की जो शर्तें हैं उनके बारे में भी देख ले हैं। ग्राह्यता शर्तें होती हैं, ये केवल एक मांग से संबंधित होगा। जो भी कटौती इसका एक मांग से संबंधित होगा। इसमें विशेषाधिकार प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। कुछ विशेषाधिकार जो विशेष का अधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। मौजूदा कानून में संशोधित या निरस्त करने के लिए सुझाव नहीं है। ये ऐसा कुछ है नहीं कि इसको निरस्त कर दे या संशोधित कर ले, उसमें वो नहीं है। राज्य की सिंचित निधि पर भारित व्यय से संबोधित नहीं होगा। ठीक है, आगे हम प्रश्न देख लेते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। और धन्यवाद प्रस्ताव के साथ में आज हम इतना ही पढ़ेंगे प्रस्ताव के बारे में, क्योंकि हमारी क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। ज़्यादा लंबी हमारी क्लास नहीं रहनी चाहिए। आम सूचना के बाद में गठित नई सरकार तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र बजट के प्रारंभ में राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करता है।
ठीक है। कि भी आम चुनाव के बाद में जब गठित होती है सरकार किसी भी दल की, किसी भी दल की जो भी सरकार है, अगर वो गठित होती मतलब उसको बहुमत मिलके उसकी गठित की जाती, तो प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र बजट प्रारंभ में राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करता है। और धन्यवाद प्रस्ताव के लिए, मतलब जो भी चुनाव में गठित हुई सरकार उसके प्रत्येक वर्ष में जो बजट का बजट घोषित होता है, उससे पहले राज्यपाल क्या करेगा, पूरी विधानमंडल को संबोधित करेगा। ठीक, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, वो भी राज्यपाल संबोधित करेगा, उस विधानसभा को अभिभाषण के द्वारा संबोधित करेगा, उसमें कृतज्ञता और ज्ञापित करने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अंत तक इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी माइंड मोड स्टडी के साथ में नहीं जुड़ा है, सदस्यता जिन्होंने नहीं ली है, वो पूर्ण रूप से सदस्यता ले लें और आगे इससे भी बेहतर किस प्रकार से क्लासें लाई जा सकती हैं उसका प्रयास मेरा रहेगा। और आपका प्रयास है कि माइंड मोड स्टडी के साथ में जुड़ जाएं और माइंड मोड स्टडी के साथ में अलग अलग विषयों पर अलग टॉपिक के बारे में चर्चा, हर प्रकार की टॉपिक को भी विश्लेषण करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आप सभी हमारा माइंड मोड स्टडी की साथ में जुड़ना अनिवार्य। तो थैंक यू मेरे प्रिय विद्यार्थी।